हेलो एंड वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्य और मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में 100% दिखेगा ही दिखेगा। जब पहले टर्म 1 और टर्म 2 नहीं था तब भी ये चैप्टर इतना ही वेटेज लेता था। आज जब टर्म 1 और टर्म 2 है तब भी ये इतना ही वेटेज लेता है, यानी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस तब भी था और आज भी है। इस चैप्टर से डिफरेंट कैटेगरी में क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कि आपके 8 मार्क्स के एक क्वेश्चन आ जाए, एक ही क्वेश्चन होगा और वो 8 मार्क्स का होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2-2, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कर दिया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने पड़े, यानी कि आपको बोल देगा कि किसी भी जीएनपी को या एनएनपी को एक्सप्लेन करें, या डोमेस्टिक इनकम को एक्सप्लेन करें, नेशनल इनकम को एक्सप्लेन करें। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसी के लिए इस चैप्टर को आप पर्टिकुलरली मैं सजेस्ट करूंगा, इसको स्किप करने का बिल्कुल मत सोचना। ये एक हैवी वेटेज चैप्टर है, थोड़ा मुश्किल है समझने में, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि मैं इस चीज को बहुत आसान बना दूंगा। आप बहुत प्यार से इसको कर भी लाओगे और बहुत प्यार से समझ भी जाओगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये रहा नेशनल इनकम को शुरू करने वाले हैं। आज हम टूल्स पे करने वाले हैं कि जितना नेशनल इनकम करने के लिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो रिलेवेंट बातें होंगी वो आज हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम सीधे सीधे वैल्यू एडिशन और एक्सपेंडिचर मेथड पे जंप कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ये रहा आपकी पहली स्लाइड। नेशनल इनकम करने से पहले आपको इनकम को समझना होगा। इनकम 2 तरीके के होते हैं बेसिकली, फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम। ठीक है, इनकम को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक हो जाता है फैक्टर इनकम, एक हो जाता है नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को अर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। सर अर्न्ड इनकम क्या होता है? अर्न्ड इनकम वो होता है जिसको कमाया जाता है, जिसको हम अर्न करते हैं। फिर सर अनअर्न्ड इनकम क्या होता है? आइए सभी चीजें समझाते हैं डिटेल में। पहले आपके दिमाग में आपको इमेज बिल्ड करनी है। इनकम 2 कैटेगरी, फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को अर्न्ड इनकम बोलते हैं, नॉन फैक्टर इनकम को अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं। ठीक है, इतनी इमेज बन गई। आइए अब एक एक करके समझते हैं क्या है। फैक्टर इनकम की बात करते हैं। फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जिसको कमाया गया है। कमाने के लिए 4 ही सोर्स होते हैं। इंसान 4 ही सोर्स से कमा सकता है, या तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होगा, या फिर रेंट से, या फिर इंटरेस्ट से, या फिर प्रॉफिट से। इन चारों चीज से वो कमा सकता है। एक एक करके समझते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, रेंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है। एक एक करके समझते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे भी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है और ये फैक्टर इनकम क्यों है। ठीक है, तो आइए डिटेल में समझते हैं इसको भी। ये रहा आपका पहला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब होता है कि आप किसी भी पर्सन के लिए वर्क करते हो, किसी भी पर्सन के लिए वर्क करते हो, पूरे मंथ उनके लिए वर्क करते हो, तो वो आपको सैलरी देता है। तो जो आपने वर्क किया और उसने सैलरी दिया, इसी को बोलते हैं कंपनसेट करना, कंपनसेशन करना। यानी आपने उनके लिए सर्विसेज दी, आपने अपनी सर्विसेज दी उनको और उन्होंने बदले में पैसे दिया, इसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये टोटली आपको सीधे दिख रहा होगा, ये अर्न्ड है। जब हम अपनी किसी को सर्विस देते हैं तभी वो हमें पैसे पे करता है, तो ये टोटली अर्न्ड इनकम है। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं। ये रहा आपका सेकंड स्लाइड, रेंट। रेंट, सर रेंट क्यों है अर्न्ड इनकम? रेंट अर्न करते हैं क्या? बिल्कुल अर्न करते हैं। आप अपने घर को खरीदने में पैसे लगाए थे, आपने अपनी लैंड, आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दी है, ये एक सर्विस है। आप एक सर्विस दे रहे हो किसी पर्सन को और उस सर्विस के बदले में आप पैसे चार्ज कर रहे हो, तो ये अर्न्ड इनकम है। क्योंकि आपको भी घर फ्री में नहीं मिला था, आपने घर परचेज किया या आपने ऑफिस परचेज किया और लोगों को रेंट पे दिया। तो आप क्या कर रहे हो? उनको सर्विस दे रहे हो, महीने भर के लिए उनको अपना घर दे रहे हो और उसके बदले में पैसे ले रहे हो, तो ये भी अर्न्ड इनकम होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या था हमारा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है? सर हमने अकाउंट में पैसे डाल दिए, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ये मेरी इनकम कैसे हो गई? बिल्कुल हो गई ना सर। आप देखो, आपने क्या किया, मान लो 10 करोड़ रुपीज हैं आपके पास, आपने एक बैंक में जाके एफडी करवा दिया, तो एक तरह से आपने बैंक को लोन दिया है और बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है। यानी आपने अपना एसेट उस पर्सन को दिया है और वो पर्सन उसको यूज कर रहा है, जिसके लिए वो आपको सर्विस कॉस्ट पे कर रहा है। यही होता है ना, बैंक में अगर आप जाकर 10 करोड़ रख दोगे तो हो सकता है वो आपको 1 लाख या 10 लाख रुपए मंथली इंटरेस्ट देगा। ठीक है, ईयरली इंटरेस्ट देगा। तो ये जो इंटरेस्ट दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने अपना एसेट वहां रखा है। अगर मैं मांगूंगा तो देगा क्या? नहीं देगा। आपने रखा है पैसा, इसी के लिए आपको देगा, मुझे नहीं देगा। तो ये भी अर्न्ड इनकम है, क्योंकि ये 10 करोड़ कमाने में आपने पैसे लगाए थे, मतलब मेहनत किए थे आपने, तब जाके आपने 10 करोड़ कमाया और फिर आप उस पर सर्विस खा रहे हो। ठीक है, चलिए इतनी समझ में आ गया क्या क्या किया? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट। अगला आ जाता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट तो सीधे सीधे आपको पता है, कोई भी पर्सन मेहनत करता है तभी वो प्रॉफिट कमा सकता है, अदरवाइज प्रॉफिट का कोई और सोर्स नहीं है। तो
तो ये चारों जो है ये क्या है, फैक्टर इनकम है, यानी कि अर्नड इनकम है। कौन कौन सा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये 4 सोर्स बनते हैं। आप खुद सोचो, इसके अलावा कोई सोर्स है जहां से पैसे आ सकते हैं किसी पर्सन के और वो अर्नड हो? अब ये मत बोलना सर फिरौती मांगेंगे, बंदूक दिखा के पैसे लूटेंगे, तो ये अनअर्नड इनकम में आ जाता है। अर्न इनकम में यही 4 सोर्स है, इसके अलावा कोई सोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो क्या है फैक्टर इनकम? क्या होता है फैक्टर इनकम? वो इनकम होती है जिसको कि अर्न किया जाता है। इसमें 4 तरह की इनकम आती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का सेशन शुरू करते हैं। अगला आता है अनअर्न इनकम। अनअर्नड इनकम क्या होता है सर? अनअर्न इनकम जैसे कि गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी। आप जाते हो साइड में, कोई भिखारी बैठा होता है, आप उसको 10 रुपए दे देते हो, तो क्या उसने कोई सर्विस दी थी क्या आपको? कुछ नहीं दिया था। एक बात समझना, आप क्या किए, रिक्शे पे बैठे और रिक्शे से अपने घर गए, उसको आपने 20 रुपए दिए, तो उसने आपको अपनी सर्विस दी, उसने आपको घर तक लेके गया, इसी के लिए आपने 20 रुपए दिए, तो वो अर्नड इनकम है। लेकिन एक भिखारी बैठा था जिसने आपसे बोला दे दो, जो भी बोलते हैं, दे भाई, तो उसने आपने क्या किया, 20 रुपए उसको दे दिया। ठीक है, तो अब जब आपने उसको 20 रुपए दिए, तो क्या उसने कोई सर्विस दिया था आपको? कोई सर्विस नहीं दिया था, यानी वो अनअर्नड इनकम है। आप किसी को गिफ्ट देते हो, तो क्या वो कोई सर्विस देता है? नहीं देता है। गिफ्ट हो गया। डोनेशन, आपको पता होगा इंडिया में फॉरेन का बहुत पैसा आता है डोनेशन के नाम पे, हालांकि वो डिफरेंट चीज के लिए आता है, लेकिन डोनेशन के नाम पे आता है। ठीक है, तो क्या है, ये सारी चीजें क्या है, डोनेशन, गिफ्ट, चैरिटी, ये अनअर्नड इनकम है। इसको हम ट्रांसफर इनकम भी कहते हैं, यानी इसको ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए किसी ने मेहनत नहीं की है, आप अपनी मेहनत नहीं करते अपने पापा से गिफ्ट लेने के लिए। ठीक है, आप डोनेशन करने के लिए कोई मेहनत नहीं हो, आपको डोनेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो अनअर्नड इनकम होती है। अब मैं एक चीज और बता दूं, नेशनल इनकम में हमेशा अर्नड इनकम यानी कि फैक्टर इनकम आती है। नेशनल इनकम में कभी भी अनअर्नड इनकम नहीं आती है, हमेशा फैक्टर इनकम, हमेशा क्या आती है नेशनल इनकम में? फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम आएगा, नॉन अनअर्नड इनकम ये कभी भी नेशनल इनकम में नहीं आता है। चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं, आगे और समझते हैं। ये रहा, अब बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होता है सर। इनकम तो समझ गए सर, इनकम 2 पार्ट में होता है, फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम। एक अर्नड इनकम होता है, एक ट्रांसफर इनकम होता है। जिसको कमाया जाता है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो जाता है, और यहाँ पे चैरिटी, डोनेशन और गिफ्ट हो जाते हैं। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कहीं से कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो क्या है ना, ये इंडिया का मैप आप सबको दिख रहा होगा, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, अब इंडिया में ना कौन कौन रहता है? इंडिया में इंडियंस रहते हैं सर, इंडियंस रहते हैं, और भी तो रहते हैं यहाँ पे, फॉरेनर भी तो रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉरेनर भी रहते हैं, इंडियंस भी रह रहे हैं, फॉरेनर भी रह रहे हैं, इंडिया के अंदर रह रहे हैं। इस टेरिटरी, ये जो लाइन बना हुआ है, वेट में पेन चेंज करता हूं, ये जो लाइन बना हुआ है, इस टोटल लाइन के अंदर चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, इस पर्टिकुलर बाउंड्री लाइन के अंदर, इस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर, अगर वो इनकम जनरेट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? टोटल, यहां देखो, यहां लिखा इट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। अभी बताया फैक्टर इनकम क्या होता है, जो अर्नड इनकम होता है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया जा रहा है, विद इन, उसके अंदर। नो मैटर हु जनरेट इट दिस, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन जनरेट कर रहा है, वो इंडियंस भी हो सकता है, वो फॉरेनर भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं मैं ताकि आपको दिखे। ठीक है, आई से इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं और एफ से फॉरेनर को। ठीक है, नो मैटर हु जनरेटेड, इंडियन भी जनरेट कर सकते हैं, फॉरेनर भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इनकम रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस, वो रेसिडेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉरेनर ऑब्वियसली बात है, हमारे इंडिया का रेसिडेंस तो होगा नहीं, तो इस टेरिटरी के अंदर जनरेट होनी चाहिए इनकम। कौन जनरेट कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम में फिर से वही चीज आ जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री। नो मैटर हु जनरेटेड,
कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडियन जनरेट करे या फॉरेनर, बस इस बाउंड्री के अंदर होना चाहिए और वो फैक्टर इनकम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला फैक्टर इनकम होना चाहिए और बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, ठीक है, विद इन द टेरिटरी एंड फैक्टर इनकम, तो वो अपने आप क्या बन जाएगा? डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा। समझ में आया? डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री नो मैटर हु जनरेट इट, इट इज रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस डजंट मैटर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल इनकम। सर ये सब तो समझ में आया डोमेस्टिक, फिर नेशनल क्या होता है? नेशनल इनकम में थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं, ठीक है, थोड़ी सी चीजें बदल जाती है। अच्छा पहले मैं बता दूं, ये इंडिया का मैप है, ये तो आपको पता ही होगा, ये जर्मनी का मैप है और ये स्पेन का मैप है, ठीक है, ये स्पेन का मैप है। अब सर आपने तीन तीन मैप क्यों ले लिया? बात समझो मेरी बात। क्या है ना, मैं जी से जर्मनी को रिप्रेजेंट करूंगा, आई से इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, एस से इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब बात समझना, अभी फॉर्मूले डेफिनेशन वगैरह मत पढ़ो। अब क्या है ना, इंडिया में इंडियंस भी रह रहे थे, ठीक है, इंडियंस भी रह रहे थे, इंडिया में जर्मनी के लोग भी, मैंने तीन ही कंट्री लिया, बहुत कंट्री के लोग रहते, ठीक है, और स्पेन के भी लोग रह रहे थे, ठीक है, यहाँ पे स्पेन के लोग भी रह रहे थे प्लस इंडिया के लोग भी रह रहे थे, और भी कंट्री के रहेंगे बट हमें मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जर्मनी के लोग भी रह रहे थे और यहाँ पे भी इंडियन के लोग भी रह रहे थे। अब समझना मेरी बात, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है कि सिर्फ इंडियन ही जो पैसा जनरेट करेगा वही, यानी अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, मैं आपको पेन फिर से सिलेक्ट कर लेता हूं, कुछ अच्छा सा पेन दिख जाए, चलो ये लेते हैं ब्लू, ठीक है। अब क्या है ना, अगर नेशनल इनकम की बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे तो इंडियंस यहां भी है, इंडियंस यहां भी है, इंडियंस यहां भी है, इस इंडिया और इस इंडिया और इस इंडिया को सब, यहां से जो इंडियन का पैसा है वो भी इंडिया में लाना पड़ेगा, जर्मनी से भी इंडिया का पैसा इंडिया में लाना पड़ेगा, यानी इट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम तो होगा क्योंकि नेशनल इनकम में और कोई इनकम आती नहीं है। फैक्टर इनकम अकरिंग टू द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि जो भी रेसिडेंस, ये इंडिया, जर्मनी में कुछ लोग रह रहे होंगे जो इंडिया के रेसिडेंस हैं, जो हैं तो इंडियन लेकिन रह जर्मनी में रहे, ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जाते हैं, तो उन सब का इनकम उठा के अपनी कंट्री में लाना पड़ेगा, ठीक है। डोमेस्टिक में बाउंड्री बहुत मैटर कर रहा था, नेशनल में बाउंड्री मैटर ही नहीं करता है। नेशनल में सिर्फ और सिर्फ इंडियंस मैटर करते हैं, रेसिडेंस ऑफ द कंट्री मैटर करता है, यानी जर्मनी से भी इंडियन जो होंगे उनका पैसा इंडिया में आएगा, स्पेन से भी सारे पैसा इंडिया में आएगा, और ये जो, चलो ये तो आ गया। अब क्या होगा, इनका पैसा जर्मनी का है ये जर्मनी में जाएगा, ये जो स्पेन का पैसा है ये स्पेन में जाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया क्या मैंने, वेट, क्या है, जर्मनी का पैसा जर्मनी में जाएगा, स्पेन का पैसा स्पेन में जाएगा। यानी हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी कंट्री में से इंडियंस को सिर्फ काउंट कर रहे हैं, जो फॉरेनर है उनको अपना पैसा ले जाने दे रहे हैं। यहां पे जो इंडियंस रह रहा था उसका पैसा हम इंडिया में ले, सारे इंडियंस का पैसा इंडिया में आ जाएगा, सारे फॉरेनर का पैसा इंडिया से चला जाएगा। ध्यान से समझना, इट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम अकरिंग टू द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ कंट्री। पहले वाले में डोमेस्टिक में क्या था, फैक्टर था और बाउंड्री था, यहां पे नॉर्मल रेसिडेंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, नो मैटर वेयर दिस इनकम इज जनरेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है कहां जनरेट हो रहा है, ये चाहे स्पेन में जनरेट हो चाहे जर्मनी में जनरेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क इस बात से पड़ता है कि वो इंडियन है तो उनका पैसा उठा के इंडिया में ले आओ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यानी एक बारी फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, चलो देख लें। वेट, यहां क्या था, इट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम जनरेट विद इन द कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, नो मैटर हु जनरेटेड। कौन जनरेट करता है, इंडियन है फॉरेनर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि इसमें क्या होता है, इट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम नहीं भूलना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ कंट्री, मींस जो भी नॉर्मल रेसिडेंस कमाएगा, चाहे वो स्पेन में कमाए, चाहे वो जापान में कमाए, चाहे वो फ्रांस में कमाए, अगर वो इंडियन है तो उसका पैसा इंडिया में लाया जाएगा, ठीक है। नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड, कहां जनरेट किया जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो फ्रांस हो, स्पेन हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, कहीं भी जनरेट किया जा रहा है, इंडियन का पैसा इंडिया में ही आना चाहिए और फॉरेनर का पैसा फॉरेन में जाना चाहिए,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी कंट्री में से इंडियन को छांट लेते हैं, इंडियन का पैसा इंडिया में ले आते हैं और जितनी भी जर्मनी और स्पेन के पर्सन होते हैं इनका पैसा अपनी कंट्री से हटा देते हैं, इनका पैसा यहाँ भेज देते हैं और स्पेन का पैसा स्पेन में भेज देते हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? मैंने कोशिश किया सिंप्लीफाई करने की, अगर आपको समझ में आई तो अच्छी बात है, बाकी नहीं तो अगर नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं फिर से समझा दूंगा। आइए चलते हैं फॉर्मूले की बात करते हैं थोड़ा सा। कुछ फॉर्मूलेज हैं, इससे ना आपको निकालना आना चाहिए, जैसे कि GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP-MP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसको समझना क्या होता है, ग्रॉस, यहां देखो इतनी सी पार्ट तो सेम है इन दोनों में, ठीक है, एक एक चीज को सॉल्व करेंगे, इतना पार्ट सेम है, सिर्फ ग्रॉस को नेट में बदला गया है, ग्रॉस को, अरे दिखाई नहीं, सिर्फ ये तो पार्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है, DP-MP सिर्फ ग्रॉस को क्या किया गया है, नेट में चेंज किया गया है। तो जब ग्रॉस से नेट पे जाते हैं ना, कोई अंदाजा, ग्रॉस मतलब क्या होता है, एक अंदाजा, नेट मतलब होता है एग्जैक्ट, ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से अगर हम ग्रॉस पे जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यानी अंदाजे से एग्जैक्शन पे जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन हटाना पड़ता है, ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ग्रॉस से नेट पे आ गया, यानी कि नेट तो सेम हो गया, ये सेम है, इसमें ये भी सेम है, ये भी सेम है सर, ये भी सेम है, तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। चेंज किसको करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में लाना है, डोमेस्टिक को नेशनल में लाना है, ठीक है। और देखो डोमेस्टिक को नेशनल में ले जाना है तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं तो प्लस NFIA कर देंगे। अब सर ये NFIA क्या है, बहुत अच्छी बात होता है, आपको नहीं पता है तो मैं अभी आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। NFIA क्या है, हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम जाना हमने, उससे नेशनल पे जाना है तो हमें NFIA को ऐड करना होगा, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो रिवर्स माइनस NFIA करना होगा, ठीक है। ग्रॉस से नेट पे गए तो क्या किया हमने, डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया, डोमेस्टिक से नेशनल पे गए तो NFIA को ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो NN यहाँ भी सेम है, NNP यहाँ भी सेम है, ठीक है। चेंज कहाँ हो गया, सिर्फ FC से, अच्छा यहाँ पे MP लिखना था, सॉरी, यहाँ पे MP होगा, ठीक है। MP से क्या हो गया, MP से FC हो गया, ठीक है, MP से FC हो गया। MP मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस, FC मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। अब क्या है ना, मार्केट से फैक्ट्री पे जाने के लिए, ऐसे समझना, मार्केट रेट से फैक्ट्री रेट पे। अब आपको पता होगा ना मार्केट में क्या होता है, अगर एक कॉपी आपको 100 रुपए की मिल रही है, एक बुक आपको 100 रुपए की मिल रही है, तो फैक्ट्री में उसका रेट मुश्किल से मुश्किल 90 रुपए होगा या 80 रुपए होगा, ठीक है। तो क्या होता है, मार्केट से फैक्टर पे जाने के लिए आपको माइनस NIT करना होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT क्या है सर, ये भी समझाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और FC से MP पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फैक्टर से मार्केट पे जाने के लिए आपको प्लस NIT करना होता है। डोंट वरी, अगर थोड़ा बहुत भी आप कंफ्यूज हुए हो तो कोई बात नहीं, मैं भी समझाऊंगा क्या है। इतना तो क्लियर है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट सभी को क्लियर होगा, सेकंड में और थर्ड में थोड़ा डाउट होगा, यानी कि डेप्रिसिएशन ऐड और लेस होता है, ये बात सभी को पता होता है, आगे चल के डाउट हो जाता है। तो चलिए इसके में आगे बात करते हैं, NFIA वगैरह क्या होता है। ये रहा NFIA, देखो क्या है, NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि अब्रॉड से आया हुआ पैसा। आपको पता है डोमेस्टिक में क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के अंदर की बात हुई थी, इंडियन भी थे और फॉरेनर भी थे, ठीक है, सिर्फ कंट्री के अंदर। जबकि नेशनल में क्या हुआ, नेशनल में हमने फॉरेनर को भेज दिया उसकी कंट्री, और उसकी कंट्री में जो इंडियन थे उसको ले आए अपनी कंट्री में, ठीक है। तो हमने क्या किया, यही तो किया है, इनकम टू अब्रॉड माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम टू अब्रॉड, इंडिया से जो पैसा, इंडिया को जो पैसा आया है, मान लेते हैं यहाँ पे फॉरेनर की कंट्री से इंडिया को 100 रुपये आया है, और इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारे यहाँ से भी तो फॉरेनर कुछ ना कुछ पैसे ले गए ना, हमारे यहाँ से तो मानते हैं 80 ले गया, ठीक है। यानी इंडियंस, हम भारतीय बाहर की कंट्री में जाके 100 रुपये कमा के लाएं, और जो फिरंगी हैं वो हमारी कंट्री में आके 80 रुपये कमा के वापस ले गए। तो
तो ये ही होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये बनता है इनकम टू इंडिया माइनस इनकम फ्रॉम इंडिया। यानी आप अगर इसको लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 20, यही हो गया आपका NFI। कितना इंडिया में पैसा आया है माइनस कितना इंडिया से पैसा गया है, इनकम टू इंडिया माइनस इनकम फ्रॉम इंडिया, तो यही बन जाता है हमारा NIT। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो और समझ लेते हैं क्या है NIT क्या होता है सर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब सोचो एक मान लो ये था फैक्ट्री था, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, फैक्ट्री है और यहाँ पे मार्केट है, ठीक है। अब क्या है ना, आपकी फैक्ट्री है मान लो, ठीक है, आपकी फैक्ट्री है, आप यहाँ से मस्त खुशी खुशी निकले, यहाँ से चलते गए, आप जा रहे थे मार्केट में बेचने के लिए। आपका मान लो 100 रुपये का कॉपी होता है, ठीक है, 100 रुपये का कॉपी होता है, आपने उस पर MRP 120 रुपये आप मार्केट में बेचने चले गए, ठीक है। 100 रुपये का आपका प्रॉफिट सब चीज़ लेके 100 रुपये का था, तो आपने बोला 100 रुपये का है तो बेच देते हैं। आपका मैन्युफैक्चरिंग 80 का होगा, आपने 20 रुपये अपना प्रॉफिट लगाया, 100 रुपये का आप कॉपी बेचने निकले। जैसे ही आप फैक्ट्री से निकले, बीच रास्ते में मोदी साहब आ गए, मोदी साहब कूदते हुए आ गए। मोदी साहब ने बोला क्या कर रहे हो, आपने बोला कॉपी बेचने जा रहा हूँ। तो कॉपी बेच रहे हो, कहाँ बेच रहे हो, तो आपने बोला इंडियन मार्केट में बेचने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसा है कि मार्केट में बेचोगे तो हमें टैक्स भरो। यानी सरकार ने क्या बोला, टैक्स लगा दिया। अब बोला कितने की कॉपी है, आपने बोला 100 रुपये की, 10 रुपये टैक्स लगा के मार्केट में बेचो, यानी अब जो कॉपी है वो 110 की बिकेगी, ठीक है, ये 110 की बिकेगी। इसको बोलते हैं टैक्स लगा देना, क्योंकि फैक्ट्री में टैक्स नहीं लगता है, फैक्ट्री से बाहर जब वो मार्केट में पहुंचता है तो उस पर टैक्स लग जाता है, ठीक है। अब दूसरी बार फिर आप निकले यहाँ से, एक तो ये पहली स्टोरी थी, दूसरी बार फिर आप निकले कॉपी लेकर के, तो मोदी साहब फिर से आगे कूदते हुए कि बताओ भट्टा क्या कर रहे हो, तो आपने बोला सर कॉपी बेचने जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो, बोला कि सर रूरल एरिया में बेचने जा रहा हूँ, बच्चे पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो उन्होंने बोला एक काम करो, रूरल क्षेत्र में बेचने जा रहे हो ना, 100 रुपये की कॉपी है आपकी। मैंने आपने बोला हाँ सर। एक काम करो, इतने पैसे ना वो दे नहीं पाएंगे, बेचारे गरीब लोग हैं, इतने पैसे दे नहीं पाएंगे। एक काम करो, आप ना मेरे से 20 रुपये मेरे से ले लो, यानी जितनी भी आपकी कॉपी बिकेगी ना उस पर 20 रुपये मैं दूंगा। अब ये पर्सन क्या करेगा, यहाँ जाके 80 में बेचेगा। तो यहाँ पे उन्होंने टैक्स लगाया था और यहाँ पे उन्होंने सब्सिडी दे दिया, ठीक है। टैक्स होता है जब लगने के बाद कोई भी प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, सब्सिडी होता है जब उसको लगने के बाद कोई भी प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। तो NIT इसी का कॉम्बिनेशन है। आइए समझते क्या है NIT। NIT क्या है, टैक्स माइनस सब्सिडी। टैक्स माइनस सब्सिडी क्यों है सर, इसलिए है क्योंकि सरकार हमेशा मानता है टैक्स कलेक्शन हमेशा ज्यादा होगा सब्सिडी से। आप सोचो ना, सरकार सब्सिडी बांटता कैसे है, जितना टैक्स कलेक्ट होगा उतना ही बांटेगा ना, टैक्स कलेक्शन ही नहीं होगा तो सब्सिडी बांटेगा कैसे वो, ठीक है। तो ऐसा सरकार मान के चलता है कि 100 रुपये अगर वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो उसमें से 30 रुपये वो सब्सिडी के रूप में बांट देगा, ठीक है। तो यही होता है टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको बोलते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या ये बात समझ में आई आपको, टैक्स माइनस सब्सिडी, टैक्स ये होता है, सब्सिडी ये होता है। टैक्स जो गवर्नमेंट ने बटोरा है पैसा, सब्सिडी जो सरकार बांट रही है पैसा। क्या ये बात क्लियर है, दोनों चीजें। अब आइए एक बारी और फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ याद नहीं करना है आपने। कहाँ गया ना स्लाइड, ये रहा, ठीक है। याद वगैरह मत करना, आपको पता है ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए अंदाजे से एग्जैक्ट, नेट मतलब एग्जैक्ट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन कहते हैं, और यहां से वापस आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं। यानी नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। अब आपको पता है यहां पे डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं तो प्लस NFIA हो जाएगा, और नेट से अगर डोमेस्टिक पे जाएंगे तो माइनस NFIA होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा याद करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, अगर आप करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे पेपर में। और ये प्रूवन है, मैंने देखा है खुद के टाइम पे और बच्चों को देखा है मैंने कि अगर आप याद करके जाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, पहले तो MP कर लेते हैं, नहीं तो आप पकड़ लोगे। MP से FC, मार्केट से फैक्टर पे जाएंगे तो सरकार क्या करेगी, टैक्स लगा देगी, तो लगा दो। मार्केट से उस पे जाएंगे तो क्या होगा, टैक्स लेस करना पड़ेगा, माइनस NIT करना पड़ेगा। मार्केट से फैक्ट्री जा रहे हैं वापस, तो मोदी साहब को गिराएंगे ना जो बीच में चढ़ गए थे हमारे गाड़ी पे। मार्केट से फैक्ट्री पे जा रहे हैं तो जो मोदी साहब थे उनको बीच रास्ते में गिराना पड़ेगा कि भैया हम फैक्ट्री जा रहे हैं, अब क्या फैक्ट्री पे भी टैक्स लगाओगे हमारे। और जब हम फैक्ट्री से मार्केट के लिए निकलेंगे तो मोदी साहब वापस कूद के चढ़ जाएंगे, तो प्लस NIT करना पड़ेगा। यानी फैक्ट्री से मार्केट के लिए निकले तो प्लस NIT, और मार्केट से फैक्ट्री के लिए गए
तो -NIT। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ईजी था, कुछ टफ नहीं था, आसान आसान सा है, ठीक है। सॉरी, अब एक और चीज़ देख लीजिए, तक्षशिला एजुकेशन बेसिकली आपके लिए क्रैश कोर्स ले आया है 12th का पूरा 12th टर्म 2 का कंप्लीट क्रैश कोर्स है, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट हैं। सभी सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स आप ले सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव क्रैश कोर्स हैं। इसमें हम CBSE तो कवर कर ही रहे हैं, साथ में CUCET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसको भी कवर कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आपका कॉलेज में एडमिशन होना है। तो टर्म 2 का जितना सिलेबस है हम उसका CUCET भी कवर कर रहे हैं। इसमें आपको और क्या क्या मिल रहा है सर? 30+ आवर्स मिल रहे हैं, यानी 3 महीने में आप किसी कोचिंग में जितना पढ़ते हो उतना हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस क्रैश कोर्स में। 3 महीने का एक महीने में यानी कि 1.5 महीने में क्रैश कोर्स में पढ़ने वाले हो आप। टॉप टीचर्स हैं, क्लास नोट मिलेंगे आपको, मॉक एनालिसिस। अच्छा, बच्चों का एक प्रॉब्लम है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपके एग्जाम में ना स्ट्रैटेजी बहुत वर्क आती है। अगर स्ट्रैटेजी वर्क नहीं आती तो आपने सुना होगा, काफी बच्चे ये बोलते हैं सर 10 मिनट और मिलता तो पूरा पेपर कर जाते। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि बाकी लोगों ने स्ट्रैटेजी लगाई, आपने नहीं लगाई। उनके लिए भी 2.5 घंटे होते थे पेपर में, आपके लिए भी 2.5 घंटे होते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए वो चीज और वो बंदा कर गया। उसके लिए टाइम पूरा था, आपके लिए टाइम कम था, ऐसा तो नहीं हुआ, यानी आपकी स्ट्रैटेजी लैग कर गई थी। तो इसी के लिए मॉक एनालिसिस है। बैच का स्ट्रेंथ, अच्छा ऑनलाइन में ना बच्चों का एक मिथ है कि बैच का जो स्ट्रेंथ होगा सर वो बहुत हाई होगा, यानी 100-150 बच्चे बैठेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ 35 स्टूडेंट का बैच है, ताकि आप फ्रीली टीचर से इंटरेक्ट कर सको। वर्कशीट मिलेगा, DPP यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये सभी चीजें मिलेंगी और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है, और ये सभी चीजें आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ, पहले जो था वो था 3000 रुपीज इसकी फीस, जिसको कि लेस करके अब हमने कर दिया सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये, यानी इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो 1199, 1 रुपये बचा लोगे आप, ठीक है। इतने में आपको ये सभी चीजें मिलती हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो और पढ़ सकते हो, और आप इनका कॉम्बिनेशन भी चूज कर सकते हो, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कॉमर्स का हो जाता है इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, BST, अगर आप चाहो तो तीनों सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगले सेशन में जरूर जुड़िएगा, जिसमें हम वैल्यू एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट को पढ़ेंगे, फिर हम उसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। साइनिंग ऑफ, तक्षशिला एजुकेशन। Discover your best.